नमस्कार। आज 14 मई है, मंगलवार का दिन। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की शुरुआत एक दुखद खबर से हुई है। सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनका कैंसर से निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान हुआ है, लेकिन इस बार भी वोटिंग परसेंटेज कम रही। इसकी खबर भी अच्छे तरीके से कवर की गई है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकला है। पटना जोन का जो पासिंग परसेंटेज है वो घट गया है, ये अखबारों में बताया गया है। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है, चाबहार पर भारत और ईरान में समझौता हुआ है, हालांकि इसको उतनी अहमियत नहीं मिल पाई है। अब चर्चा करते हैं सुशील कुमार मोदी के निधन की। आपको पता है कि जेपी आंदोलन से छात्र राजनीति में आए और 3 दशक तक उन्होंने भाजपा की सेवा की, भाजपा की वो धुरी बने रहे। उन्हें 9 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। 72 साल की उम्र थी उनके। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। वो 3 बार विधायक रहे, 11 वर्ष तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे और राज्यसभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने विधान परिषद में भी अपनी सेवा दी, विधान परिषद के भी वे सदस्य बने। 3 अप्रैल को उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उन्हें कैंसर है, लेकिन इतनी जल्दी उनका निधन हो जाएगा, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो उनके निधन से अत्यंत दुखी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने एक सच्चा दोस्त और कर्मठ नेता खो दिया है। लालू प्रसाद, जो उनके राजनीतिक विरोधी रहे हैं, उन्होंने कहा कि संघर्ष और आंदोलन का साथी खो दिया। जेपी आंदोलन के दौरान सुशील मोदी 19 महीने जेल में रहे और उनकी चर्चा इधर हाल के दिनों में इसलिए हुई कि जीएसटी कानून जो बना उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वो एक ऐसा नेता थे जो काफ़ी मिलनसार बताए जाते थे, पत्रकारों के दोस्त थे। पत्रकार जब भी उनसे कोई बयान लेना चाहे या उनसे कोई जानकारी लेना चाहे तो वो आसानी से फ़ोन पर उपलब्ध होते थे। पूरा बिहार जो है, जो भी उनको जानता है, सब ने शोक व्यक्त किया है और सब इस बात से हतप्रभ है कि उनकी इतनी जल्दी मौत हो गई। अब चर्चा करते हैं चौथे चरण के मतदान की। लोकसभा में अब इससे पहले 3 चरण का मतदान हो चुका था। कल चौथे चरण का मतदान हुआ। बिहार में 5 सीटों पर और देश में कुल 96 सीटों पर। बिहार की सीटें थे दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। कुल 56.58% मतदान हुआ। 2019 में 59.20% मतदान हुआ था। जाहिर है 2019 की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ। देश की जो 96 सीटें थे वहाँ पर 64.38% मतदान हुआ, जो इस बार पिछले बार की तुलना में 5% कम बताया गया है। और इस तरह जो चौथे चरण का जब मतदान मुकम्मल हुआ तो अब तक कुल 380 सीटों पर वोटिंग हो गई है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बारे में। बिहार से 10वीं के 92% तो 12वीं के 79% परीक्षार्थी पास हुए। ये बिहार की बात है। 12वीं में पटना रीजन का स्थान 12वां रहा देश भर में और 10वीं में 10वां रहा। पटना रीजन से 12वीं में 83.59% तो 10वीं में 92% परीक्षार्थी पास हुए। पटना रीजन में बिहार और झारखंड दोनों आता है। भास्कर की खबर है कि लगातार पासिंग परसेंटेज गिर रहा है पटना जोन का और रैंकिंग में भी पिछड़ रहा है पटना जोन। 2023 में 12वीं में पास परसेंटेज 85.47 था। 2022 में 91.20% यानी 91.20% पासिंग परसेंटेज। तो देख रहे हैं कि एक तरह से 2022 और 23 की तुलना में 2024 में और जो है पासिंग परसेंटेज कम हुआ है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की चर्चा करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अखबारों ने इस खबर को उतनी अहमियत नहीं दी है। ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के संचालन के दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। चाबहार ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरे पानी का एक बंदरगाह है और ये समझौता जो है भारत और ईरान के बीच वो 10 साल का हुआ है।
और $12 करोड़ का इसमें निवेश होगा। अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से भारत और ईरान के संबंधों को बेहतर करने वाला ये समझौता माना जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि इससे जो है भारत का मध्य पूर्व में पकड़ उसकी मजबूत होगी। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कई अखबारों में, जागरण में और प्रभात खबर में प्रमुखता से छपा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, तो उनका तो नाम नहीं लिया, लेकिन उसी के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान आया है। मोदी ने मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और छपरा में चुनावी सभा की और उस सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक ये मालूम था कि पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, बिजली नहीं है, अब ये मालूम हुआ कि चूड़ियाँ भी नहीं है, तो वो चूड़ियाँ पहना देंगे। ये एक तरह का चुनावी भाषण था जो उन्होंने इन जगहों पर दिया। अब एक चर्चा करते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से जुड़ी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल जो है, आपको जैसा मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सांसद है राज्यसभा की। उन्होंने कल ये आरोप लगाया जो काफ़ी चर्चा में था कल, कि सीएम हाउस में उनसे मारपीट की गई। मतलब अरविंद केजरीवाल जहाँ रहते हैं वहाँ उनसे मारपीट गई और इस शिकायत को लेकर वो थाने भी गई। हालांकि उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं की और इसकी वजह से काफ़ी चर्चा रही कि इसके बाद उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली। इसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, न पुलिस में लिखित शिकायत की। हालांकि उन्होंने वहाँ पे आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई है। एक महत्वपूर्ण खबर बिहार से है कि बिहार में जो दाखिल खारिज है उसमें बिहार में जो रजिस्ट्री होती है उसमें दाखिल खारिज की ज़रूरत अब नहीं रही। मतलब वो एक शर्त नहीं होगी कि दाखिल खारिज जिस ज़मीन की होगी उसी की बिक्री की जा सकेगी। पहले पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जमाबंदी या दाखिल खारिज के बिना किसी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है और इससे उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जो ज़मीन की रजिस्ट्री की रफ्तार कम हुई थी वो बेहतर होगी, बढ़ेगी वो रफ्तार। भाकपा माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है। उन पर हत्या का आरोप था और उस आरोप में उन्हें सज़ा हुई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। वो अज्ञाओं से विधायक थे भाकपा माले के। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में लगातार खबर आ रही है कि वहाँ हालात काबू में नहीं है। वहाँ बिजली की दर और दूसरे महंगाई वगैरह ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं और उनको आंदोलन को काबू में करने के लिए जो अर्धसैनिक बल है पाकिस्तान का, रेंजर्स, उसे वहाँ पे तैनात किया गया। जैसे यहाँ पे सीआरपीएफ है, वहाँ पे रेंजर्स को बताया जाता है कि रेंजर्स जो है पाकिस्तान का अर्धसैनिक बल है और उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसलिए तैनात किया गया ताकि जो आंदोलन है, जो तोड़ फोड़ और इसमें मौत भी हुई है लोगों की, वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। और अंत में इस चर्चा को आपके सामने लाते हैं कि राहुल गांधी से, जो कांग्रेस के नेता हैं, ये पूछा गया कि उनकी शादी कब होगी, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अब जल्द ही करनी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि वो शादी जल्द करेंगे, लेकिन 50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है और उनकी शादी अभी नहीं हुई है। इस पर काफ़ी चर्चा भी रहती है। फिलहाल वो हर जगह अपना चुनावी भाषण कर रहे हैं और काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। इस बार उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसका पता तो 4 जून को लग पाएगा कि क्या होता है। लेकिन शादी की बात कह के उन्होंने कई लोगों को एक तरह से हंसने का मौका दिया है। लोगों ने इस मजाक को अच्छे रूप में लिया कि हाँ, उनकी अब शादी होने वाली है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और अगर आपको लगे कि इसे शेयर किया जा सकता है तो आप इसे कृपया शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन जो है ये इस कार्यक्रम की सूचना समय पर मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी बात बता सकते हैं इसमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा किया जा सकता है। तो अगले दिन के कार्यक्रम तक के लिए आप हमें विदा दें। आपका बहुत शुक्रिया।